हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक किया था अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध, यहाँ तक कंप्लीट करा था। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिख एवं अंग्रेज़, ठीक है। और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे आज, ठीक है। और जितना हो सके आज के इस वीडियो में हम जितने टॉपिक हो सके कवर करेंगे। और इस तरह से एक दो वीडियो और जाएगा और देन हमारा आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे और देन हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहे और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके, ठीक है। और अगर वीडियोस पसंद आती हो, आपको हेल्प मिल रहा हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु थे ना सिखों के, उनको जाता है, ठीक है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, ठीक है। जो लंगर प्रथा अभी भी चलती है ना, तो गुरु नानक ने ही शुरू किया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए, ठीक है। संगत हो गया धर्मशाला और पंगत हो गया लंगर। तो ये गुरु नानक ने ही स्थापित किए कई स्थानों पर, जो आज भी ये प्रथा चलती आ रही है ना सिखों में। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, ठीक है। पहले गुरु नानक थे, दूसरे थे गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाए रखा, है ना, कंटिन्यू रखा उसको। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। देखिए जो गुरुमुखी लिपि होती है ना सिखों की, पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। तो गुरुमुखी जो लिपि है उसका आरंभ किसने किया था, तो अंगद ने ना, गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। याद रखिएगा लाइन से, सीक्वेंस में ये ना, प्रथम गुरु कौन थे, दूसरे कौन थे और तीसरे कौन थे। तीसरे अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया, ठीक है। उन लोग का अलग विवाह पद्धति होना जिन्हें लवन कहते हैं, तो इसको प्रचलित कौन किया, गुरु अमरदास ने, जो सिखों के तीसरे गुरु थे। फिर है अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी मानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की, ठीक है। तो अमृतसर नगर की स्थापना किसने की, देख सकते हो आप। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए, ठीक है ना। चौथा ये रामदास थे और 5वें आपके गुरु अर्जुन थे। तो ऐसे सीक्वेंस में याद रखने होंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। याद रखिएगा, तो सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसकी रचना किसने की थी, गुरु अर्जुन ने ना, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। इसमें गुरु नानक की प्रेरणापद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है ना। फिर है नोट देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ ना, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब एक ही है, में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे, ठीक है ना, छठे गुरु थे हरगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की।
सिखों के 7वें गुरु हर राय थे। ठीक है ना, 7वें गुरु कौन थे? हर राय। और इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे, है ना, हरकिशन हुए इनके 8वें गुरु। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी और इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान सीसगंज में गुरुद्वारा के निकट ही मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु ना कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। ठीक है, तो इन्होंने ये सब प्रचलित किया। ये सब का प्रचलन किसने किया? सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोराबर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था ना, इनके दोनों पुत्रों को। 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब? 1699 में। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ अधिग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। बंदा बहादुर क्या देखिए, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ की राजधानी बनाई। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो ये दोनों सिक्के किसने चलवाए थे? तो बंदा बहादुर ने। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। फिर सहादरा कलगड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, फिर है बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान ना, एक समान। तो मिसल क्या है, आ सकता है क्वेश्चन। रंजीत सिंह, अब ये कौन थे? तो रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इसके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो याद रखिएगा, ये अमृतसर की संधि किन के बीच हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। ठीक है, कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री फ़कीर अजीरुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम अंगल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 में, एवं द्वितीय अंगल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि ना, ये दोनों के बीच जो संधि हुई थी वो देखते हैं। पहला थी लाहौर की संधि, फिर है भैरोवाल की संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में हुई और भैरोवाल की संधि जो है वो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। फिर है द्वितीय
आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गव के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए ना, अंग्रेजों की जीत हुई थी। फिर लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। फिर है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ना, ये देखते हैं हम। तो बंगाल के गवर्नर पहले ये देखेंगे जिसमें कौन कौन से थे, रॉबर्ट क्लाइव है ना। फिर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भी बहुत सारे देखेंगे हम। पहले इसको देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनैतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर वरेलास्ट और कार्टियर वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना, ये अन्य गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर पहले तो रॉबर्ट क्लाइव हो गए और अन्य गवर्नर ये लोग थे ना, तो ये भी नाम याद रखिएगा। फिर है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण काशिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय, रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। याद रखिएगा ना, फौजदारी जो मुकदमे होते थे उसमें मुस्लिम कानून लागू किए जाते थे। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जनरल लॉज के नाम से हुआ। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने 1785 में। हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता से मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ये भी याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में, ठीक है।
फिर है ये इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। याद रखिएगा, बम्बई में 1804 में हुई थी और लंदन में 1823 में। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी, है ना। फिर है इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख, तो पढ़ लिया मैंने। नेक्स्ट करते हैं। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, है ना। द बंगाल गजट, इसके जो समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर, उसकी स्थापना इसी के समय में हुई थी। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था और इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 75 से 82 के बीच, 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुए, है ना। ये समाप्त कब हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ था ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुई थी। हेस्टिंग्स के संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा वल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानून गो के कागजों की देखभाल करना था और इस पद का प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी, वो किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे, ठीक है। बंगाल के और भी जो भी गवर्नर थे, है ना, उनके बारे पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं, हम सारे को अच्छे से देखेंगे। तो ये 2 दिन वीडियो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति करेंगे और फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे एंड देन हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।